नमस्कार हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाई बहनों, सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे क्या है खबरें खेती में, तो आइए देखते हैं। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मछलियों के बीज उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए मछुआरों की मदद करेगी सरकार। पशुओं के उचित प्रबंधन से होगा मुनाफा और माइक्रो इरिगेशन से करे जल की बचत। अब खबर विस्तार से। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने व मछली पालकों को सम्मान और समर्थन देने के उद्देश्य से हर साल 10 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। इसी संदर्भ में पिछले दिनों राजधानी पटना के बामेती सभागार में राष्ट्रीय मत्स्य पालन किसान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मछुआरों के सम्मान में आयोजित इस समारोह में राज्य के कई हिस्सों के किसानों और मछुआरों के साथ साथ मत्स्य वैज्ञानिक भी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री श्रीमती रेणु देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती रेणु देवी ने कहा कि राज्य मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहा है। राज्य सरकार मछलियों के बीज उत्पादन करने वाले मछुआरों को प्रोत्साहित करेगी। पिछले वर्ष जहां राज्य में 8.73 लाख उत्पादन हुआ था, उसके मुकाबले इस साल 9.5 लाख मैट्रिक टन मछलियों का उत्पादन हुआ है। यह सब मत्स्य पालकों की मेहनत और सरकार द्वारा मत्स्य पालकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का परिणाम है। हम लोगों ने नीली क्रांति के रूप में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ नीली क्रांति आई। प्रेरित प्रजनन मत्स्य पालकों को शुद्ध मत्स्य बीज उपलब्ध होने लगा। शुद्ध और ससमय मत्स्य बीज की उपलब्धता भी अधिक मछली उत्पादन के लिए मुख्य आधार है। राज्य में मछुआरों के कार्यों में समर्थन, सहयोग और सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 10 जुलाई को विशेष मछुआरा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज किसान खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय कमाने की खातिर पशुपालन गतिविधियों से जोड़ते जा रहे हैं। देश विदेश में बढ़ती दूध, अंडे व मांस की मांग ने किसानों को और युवाओं को इस दिशा में आकर्षित किया है, क्योंकि पशुपालक किसान भाई अगर खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं तो इससे दोहरा लाभ मिलता है। ऐसे में वो 3 बुनियादी चीज़ों उत्तम नस्ल, संतुलित आहार और पशुओं के रखरखाव के उचित प्रबंधन का ध्यान रखें तो पशुपालन व्यवसाय से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। पशुपालन पशुपालक किसान भाइयों के साथ साथ पशुधन के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य, पोषण और प्रजनन क्षमता में भी सुधार करता है। किसान भाई सब्जियों की फसल में सिंचाई की सबसे बेहतर तकनीक अपनाकर आप जल की बचत कर सकते हैं। सब्जियों के जल प्रबंधन माइक्रो इरिगेशन यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर पद्धति से आप सिंचाई करते हैं तो इससे पानी की भी बचत होती है और फसल की सिंचाई भी बेहतर तरीके से हो जाती है। साथ ही सिंचाई बेहतर होने से पैदावार भी अच्छी होती है। सब्जियों की खेती में सूक्ष्म सिंचाई या माइक्रो इरिगेशन विधि अपनाकर पानी की बचत की जा सकती है, क्योंकि सब्जियों में गेहूं और धान की तरह एक बार ज़्यादा पानी नहीं दी जाती है। ऐसे में अगर सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाए तो इससे पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही इससे फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। सूक्ष्म सिंचाई विशेष रूप से ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई सब्जियों की खेती के लिए एक प्रभावी तरीका है। यह एक कुशल प्रणाली है जो पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाती है। राज्य में सूक्ष्म सिंचाई योजना को वर्ष 2006-07 से लागू किया गया था। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा खेतों में इस सिस्टम को लगाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं वैशाली जिले के फरीदपुर गांव के प्रगतिशील किसान प्रभु दयाल सिंह से, जो लाल भिंडी की खेती कर लागत मूल्य से कहीं ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं।
सकारात्मक सोच और धैर्य इंसान को एक दिन सफल व्यक्ति की कगार में जरूर लाकर खड़ा करता है। अगर बात खेती किसानी की करें तो यहाँ सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ साथ कड़ी मेहनत और लगन की भी ज़रूरत होती है। इसी मेहनत और लगन से सफलता की कहानी लिख रहे हैं ग्राम फरीदपुर जिला वैशाली के किसान प्रभुदयाल सिंह। प्रभुदयाल सिंह लगभग 2 सालों से लाल भिंडी की खेती कर लागत मूल्य से कहीं ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रभुदयाल सिंह बताते हैं कि इन्होंने अब तक अपने खेतों में कोई भी रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया है। इसको लागत जैसे सामान्य भिंडी लगाते हैं ठीक उसी तरह से इसका भी, और यह रबी सीजन में लगाया गया था और इसमें कोई विशेष बाहरी से कोई खर्च विशेष नहीं। जैसे हरा भिंडी को जो लोग लगाते हैं ठीक सेम उतना ही बीज उतना ही फर्टिलाइज़र दे करके इसको लगाया गया। लेकिन आज के डेट में इसका मांग जो है बहुत मार्केट में बहुत अच्छा हो गया है और इसमें थोड़ा सा विटामिन वगैरह इसमें अधिक पाया जाता है जो वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं। इसमें मतलब ठंडा सीजन में अगर लगाया गया था तो कट्ठे में 100 ग्राम के कट्ठा के हिसाब से इसमें बीज लगा था। और हम लोग का अपना मवेशी वगैरह रहता है, गोबर दे करके ही लगाया गया है। थोड़ा सा PSB वगैरह होता है तो जो एक संस्था है ग्राम समर्थन का आगा खान ग्राम समर्थन कार्यक्रम, तो उनके तरफ से दिया गया था और उसको हम इसमें डाले। और ऊपर से कोई फर्टिलाइज़र अभी तक नहीं डाला गया है। कुछ कीट पतंग के लिए कुछ ऑर्गेनिक टाइप के ही जो जैसे फेरोमेन ट्रैप हो गया, पीला पैड हो गया, एल्बो पैड हो गया, इस सब उधरे से जो अभी प्लॉट में लगा हुआ है उसी से। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में कई प्रकार के पौधे लगाए जा सकते हैं जिनमें फल फूल और सब्जियां शामिल हैं। लेकिन अगर आप फलदार वृक्ष लगाना चाहें तो वह भी आसानी से लगाया जा सकता है। अगर आम के पौधे की बात करें तो आम एक फलदार वृक्ष है। आम के पौधे लगाने के लिए आप इसके उन्नत प्रभेद का चयन जरूर करें। दूधिया मालदा, मल्लिका, हिमसागर, चौसा आदि आम के उन्नत प्रभेद माने जाते हैं। धान और गेहूं की कटाई करता है रिपर बाइंडिंग मशीन। इस मशीन का उपयोग करने से खेतों में लगे फसल को आसानी से काटा जा सकता है। किसान भाई, अगर आप समय और श्रम दोनों की बचत चाहते हैं तो रिपर बाइंडिंग मशीन इसके लिए कारगर हो सकती है। यह मशीन पारंपरिक तरीकों की तुलना में काफ़ी बेहतर साबित हो सकती है। रीपर बाइंडर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो खेतों में फसल कटाई का काम करती है। इस मशीन की खास बात यह है कि लगभग 40 मजदूरों का काम अकेले कर सकती है। यह मशीन फसल को काट कर उन्हें रस्सियों से बांधकर बंडल बना देती है, जिससे किसानों का काम आसान हो जाता है। बाजार में कई तरह के रीपर मशीन उपलब्ध हैं। किसान भाई अपनी आवश्यकता अनुसार इस मशीन का चयन कर सकते हैं। यह कृषि उपकरण किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। मंडी भाव, आइए एक नज़र डालते हैं पटना के अनाज मंडी में अनाजों के ताज़ा भाव पर। आइए जानते हैं पटना के अनाज मंडी में गेहूं और चावल के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 9,000 रुपये प्रति क्विंटल और बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए देखते हैं मौसम समाचार। अगले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे। कुछ जिलों में मध्यम व तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तापमान में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण वातावरण में आर्द्रता बनी रहेगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे खबरें खेती की में मंडी भाव उपकरण, सफलता की नई कहानी और साथ में जाना मौसम का हाल। कार्यक्रम में बहुत कुछ है आगे भी, लेकिन अभी हम रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे स्वच्छ दूध उत्पादन की। जी हाँ, स्वच्छ दूध उत्पादन है क्या, इसका लाभ किसान भाई कैसे ले सकते हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है स्वच्छ दूध उत्पादन में। इसके लिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित जायसवाल जी के पास। नमस्कार किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं पूनम आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे स्वच्छ दूध उत्पादन। एक्चुअली स्वच्छ दूध होता क्या है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए पशुपालक किसान भाइयों को, किन किन बातों पर ध्यान देना है और स्वच्छ दूध के क्या तरीके हैं, इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित जायसवाल जी, वेटनरी कॉलेज पटना से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि एक्चुअली स्वच्छ दूध उत्पादन है क्या? जब दूध थन के अंदर होता है तो वो दूध स्वच्छ होता है। हम इसे स्वच्छ इसलिए बोल रहे हैं कि इसके अंदर सूक्ष्मजीवी की गणना ना के बराबर है। लेकिन जैसे ही हम दूध का दोहन करते हैं, दूध थन के बाहर आता है तो वह वातावरण के कांटेक्ट में आता है, जिससे कि कई सारे सूक्ष्मजीवी दूध के अंदर में आ जाते हैं और उनकी गणना धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो जब हम दूध का दोहन कर रहे हैं उस समय अगर हम कुछ प्रक्रिया अपनाएं जिससे कि दूध में कम से कम सूक्ष्मजीवी की गणना हो और दूध की गुणवत्ता बरकरार रहे, ताकि हम उसको काफ़ी समय तक रख सकें और उसका प्रसंस्करण कर सकें, इसमें जो भी हम प्रक्रिया अपना रहे हैं उसे हम स्वच्छ दूध उत्पादन बोलेंगे और उससे जो दूध हमें मिल रहा है उसे हम स्वच्छ दूध बोलेंगे। जैसा कि आपने बताया कि स्वच्छ दूध उत्पादन है क्या और यह किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना लाभदायक है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो स्वच्छ दूध है उसमें सूक्ष्मजीवी की गणना बहुत कम होगी, लेकिन अगर हम इसी स्वच्छ दूध को जब हम उसका दोहन कर रहे हैं और इसमें सूक्ष्मजीवी की गणना बढ़ती है तो इसका क्वालिटी या गुणवत्ता धीरे धीरे खराब हो जाती है, जो कि किसानों के लिए महत्व की बात है। अगर किसी दूध की सूक्ष्मजीवी गणना बहुत ज़्यादा है तो वो दूध जल्दी ख़राब हो जाएगा और किसान उसे उसका विक्रय नहीं कर सकता, उसको किसी उत्पाद में नहीं कन्वर्ट कर सकता, तो उसे बहुत लॉस हो सकता है। लेकिन अगर किसान ने स्वच्छ दूध उत्पादन का प्रक्रिया अपनाया है दूध दोहन के दौरान, तो उसकी गुणवत्ता बरकरार रहती है, उसमें सूक्ष्मजीवी गणना की मात्रा कम रहती है और दूध को हम अलग अलग प्रसंस्कृत या मूल्यवर्धित उत्पाद में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन के दौरान हमें हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक या ज़रूरी हो जाता है? जब हम स्वच्छ दूध उत्पादन की बात करते हैं तो हमें 3 मुख्य स्रोतों का ध्यान रखना चाहिए। पहला स्रोत है पशु, दूसरा है ग्वाला जो कि दूध दोहन कर रहा है, तीसरा वातावरण। तो अगर हम पशु की बात करें
तो जब हम स्वच्छ दूध उत्पादन की बात कर रहे हैं तो हमेशा दूध का दोहन हमें किसी स्वस्थ पशु से ही करना है। पशु हमारा किसी भी रोग से, जैसे कि ब्रुसेलोसिस हो गया, टीबी, जेडी, इन सब रोगों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अगर इन सब रोगों से हमारा पशु ग्रसित है और ग्वाला उससे दूध का दोहन कर रहा है, पहला चीज़ कि दूध हमारा जो है वो अस्वच्छ हो जा रहा है, वो तो हो ही रहा है, साथ साथ जो ग्वाला है उनको इन सब बीमारियों से उनका इन्फेक्शन हो सकता है और उनको बीमारी लग सकती है। दूसरा, जब भी हम पशु का दूध दोहन करने जाएं तो उसको 1 घंटा पहले हम उसकी साफ़ सफाई कर लें। उसके थन को हम लोग अच्छे से धो के पोंछ के उसको सुखा लें। दूसरा, जो सफाई का या स्वच्छ दूध उत्पादन का हमारा कंपोनेंट है वो है ग्वाला, या जो दूध दोहन का कार्य कर रहे हैं। तो दूध दोहन का कार्य उन्हीं ग्वाले से कराएं जो स्वस्थ हों, जिनमें किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, जैसे कि उन्हें कोई सर्दी ना हो, खांसी ना हो, बुखार ना हो, उनके हाथ और पैर वगैरह में कोई चोट ना लगा हो। अगर कहीं चोट लगा भी हुआ है तो हमें उस चोट को ढक देना है। कुछ मूल बातों का ध्यान रखकर दूध की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही साथ जो वैसे प्रत्येक किसान जो गौ पालन करते हैं कम खर्च में कैसे स्वच्छ दूध उत्पादन कर सकते हैं। जब हम स्वच्छ दूध उत्पादन की बात कर रहे हैं तो हमारे किसान भाई स्वच्छ दूध उत्पादन पहले से अपनाते आ रहे हैं, वो करते आ रहे हैं, वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन किसान भाई अगर कुछ बिंदुओं पर ध्यान दें तो हमारा जो स्वच्छ दूध उत्पादन का प्रक्रिया है वो और सफल हो जाएगा। जैसे कि जब भी वो दूध दोहन का काम कर रहे हैं तो जब वो दूध निकाल रहे हैं तो वो अंगूठे का इस्तेमाल ना करें। थन पे लगा के जब हम दूध निकालते हैं तो क्या होता है कि जो थन है उसमें चोट लग जाती है, तो वहाँ से दूध में उस चोट के कारण कई सारे सूक्ष्मजीवी आ जाते हैं और दूध की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। दूसरा, जो हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्तन को धोने के लिए, और दूसरा जो गाय का थन है, आंचल है, उसको धोने के लिए, वो पानी हमारा हमेशा साफ़ सुथरा हो। अगर पानी साफ़ सुथरा नहीं होगा तो जो थन पे पहले से कंटामिनेशन रहेगा और वो दूध की गुणवत्ता को ख़राब कर देगा। और तीसरी बिंदु ये है जो नॉर्मली किसान भाई करते आए हैं कि वो जब भी दूध दूहने जाते हैं तो क्या करते हैं, वो दूध में कभी कभी सरसों का तेल लगा देते हैं, या दूध दूहते समय उस पर दूध लगा देते हैं या पानी लगा देते हैं उसको गीला करने के लिए, ताकि जो दूध दोहन का कार्यक्रम में या उस प्रोसेस में उनको कम मेहनत लगे। तो किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप कभी भी दूध दूहते समय थन में कुछ भी ना इस्तेमाल करें, ना आपको दूध लगाना है, ना पानी लगाना है, ना सरसों का तेल लगाना है। उससे हमेशा सूखा रखना है और नकलिंग मेथड को वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। तो इससे किसान भाई का जो स्वच्छ दूध उत्पादन का प्रोग्राम है या मेथड है वो अच्छे से हो पाएगा और उसमें ज़्यादा खर्च नहीं होगा और दूध की स्वच्छता और गुणवत्ता बरकरार रहेगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के स्वच्छ दूध उत्पादन किया जा सकता है, इतना भी मुश्किल नहीं, और आप वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं और करते रहेंगे। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब हमारे पशुपालक किसान भाइयों को ये बताइए कि इसको लेकर भी सरकार की कोई योजनाएं हैं या ट्रेनिंग दी जाती है हमारे पशुपालकों को। अगर हम स्वच्छ दूध उत्पादन की बात करें और किसान भाई की बात करें तो हमारे किसान भाई अपने आप में एक वैज्ञानिक हैं और वो स्वच्छ दूध उत्पादन को करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसके लिए उन्हें खास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे कृषि दर्शन जैसे कार्यक्रम या जब हमारे यहाँ किसान भाई ट्रेनिंग में आते हैं तो हमको स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में बताते हैं और हमारे किसान बहुत ज़्यादा जागरूक हैं इसके लिए। तो इसके लिए हमें हमारे किसान भाइयों को कुछ खास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी हमें मौका मिलता है तो हम किसान भाइयों को इनके बारे में जानकारी देते हैं, इसके फ़ायदे के बारे में बताते हैं ताकि दूध की गुणवत्ता बरकरार रहे। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के दूध की गुणवत्ता को हम बढ़ा सकते हैं और साथ में कई बीमारियों से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने जाना स्वच्छ दूध उत्पादन को। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, जो है सरकार की योजनाओं से जुड़ी। जी हाँ, अगर सरकार की योजनाओं की जानकारी आपको ना मिले तो आप इसका लाभ कैसे लेंगे। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार की योजनाओं को। तो आइए देखते हैं इस फिल्म के माध्यम से कि आज की सरकार की क्या योजनाएं हैं और किसान भाई इससे कैसे लाभ ले सकते हैं। तो आइए देखें। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत,
आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है।
कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। अभी आपने जाना स्वच्छ दूध उत्पादन को और साथ में जाना फिल्म के माध्यम से सरकार की योजनाओं को। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।